So let us start with बच्चों. Before to start this 12th standard class or whatever, पहले तो ये अभी we are not going to start with the fresh topics of the 12th. अभी I am not going to start that one. But still बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी है as far as topic is concerned. बहुत सारे factors हैं या topics हैं जिनमें थोड़ा बहुत कवर करना होता है अपने को. अगर आप इस पूरे कोर्स का नाम भी देखें तो दैट द नेम ऑफ दिस कोर्स इज ब्रिज कोर्स एंड आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस थिंग ब्रिज कोर्स. दैट इज द ब्रिज बिटवीन द 11th एंड 12th सेक्शन. तो यहाँ पे फिजिक्स एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ जो भी लेक्चर्स वी आर गेटिंग जो भी मिलेगा हमें जो भी क्लासेस हम लोग करेंगे उन दोज क्लासेस आई एम गोइंग टू टेक सम पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन because there is a lot of connection between the gravitation and the electrostats, and the first topic of first chapter that we have to cover that is the electrostats. तो एक हिस्सा उसका हम लोग करेंगे. सेकेंड थिंग इज SHM थोड़ा बहुत वापस, ऑल्दो मेजॉरिटी ने पढ़ा हुआ है SHM, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ है एक तरीके से हम बहुत बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे कि थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो जाए जिस सेक्शन की हमें ज़रूरत है 12th स्टैंडर्ड पे स्ट्रेट अवे. एंड वन मोर थिंग एंड दैट इज द इंटीग्रेशन. एज यूजुअल इंटीग्रेशन का कुछ हिस्सा, स्पेशली वो इंटीग्रेशन जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं. तो एक तरीके से ये समझ लो कि तुम्हें रटवा रहे होंगे बिकॉज वो इंटीग्रेशंस रेगुलरली रिपीट होते रहेंगे अपने लिए. और एज फार एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द फर्स्ट चैप्टर इज कंसर्न बहुत बड़ा हिस्सा है जो अपने को करना होता है इसमें. ठीक है. 12th में आपको मैं ऑनेस्टली बोलूं तो सबसे अच्छी बात यह है कि 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स 12th रिलेटिवली ईजी है, ऐसा मेरे को लगता है. बाकी तुम लोग को पढ़ने के बाद पता चलेगा. बट हाँ 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स it get bit difficult, you know why? Because we have to deal with the mechanics. और मैकेनिक्स भी तब डील कर रहे होते हैं जब आपको ऑलमोस्ट कुछ नहीं आ रहा होता है. मतलब कुछ नहीं मतलब आप ऑलमोस्ट जीरो हो रहे होते हो. नाउ यू आर अ बिट मैच्योर्ड एज फार एज द सब्जेक्ट इज कंसर्न. कम से कम ये तो पता है कि कैसे पढ़ना है. जब आप 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हो तो आपको ये भी नहीं पता होता कि डिफिकल्टी किस लेवल की हो सकती है और कितना आपको पढ़ना है. नाउ बट आपको इसका आइडिया बहुत अच्छे से, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट वी हैव. ओके. तो ये जो एक्सपीरियंस है एटलीस्ट सब्जेक्ट का आपका जो 11th में आपने गेन किया है वो एक बहुत बेनिफिट करेगा. उसकी वजह से भी सब्जेक्ट ईजी हो जाता है. फर्स्ट थिंग बिकॉज यू आर मेंटली प्रिपेयर नाउ. सेकेंड थिंग मैकेनिक्स रिलेटिवली अ बिट डिफिकल्ट जो आप लोगों ने पढ़ा है. दैट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द NLM, सेंटर ऑफ मास, वर्क एनर्जी, कोलिजन. ये हिस्सा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ वेरिएशन. एक्चुअली इट हैज लॉट ऑफ वेरिएशन. इस हिस्से में 12th स्टैंडर्ड पे आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मेनली पढ़ना होता है. ऑल्दो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑल्सो हैज लॉट ऑफ वेरिएशन बट फिर भी इट इज एडजस्टेबल क्योंकि बहुत कुछ उसमें आपको लर्न करके भी काम चल जाता है. अब किसी के लिए लर्न करना आसान है तो उसके लिए ईजी होगा, नहीं आसान है तो मुश्किल होगा. बट फिर भी ये रिलेटिवली ईजी होता है आपके लिए. ओके. तो आज आई विल स्टार्ट विद द ग्रेविटेशन. आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ग्रेविटेशन, काफ़ी कुछ नहीं भी पढ़ा है दैट्स ओके. मुझे पूरा ग्रेविटेशन बिल्कुल नहीं पढ़ाना है. फॉरगेट कि वो मैं पूरा टॉपिक पढ़ा रहा नहीं. ग्रेविटेशन एज यूजुअल मैं आपको 12th में पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा. जिनको मैंने 11th में पढ़ाया वैसे भी उनको ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाया था, ऑलमोस्ट नहीं पढ़ाया था ना. वो टॉपिक एज इट इज 12th का ही होता है. तो इलेक्ट्रोस्टैट्स जब हम लोग कर लेते हैं उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे. बट अभी जितना ज़रूरत है उतना हम पढ़ेंगे. तो हम एग्जैक्टली उन टॉपिक्स को टच कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत अपने को 12th में आने वाली है और जो हेल्पफुल है हमारे लिए. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्रेविटेशन. और कुछ क्वेश्चंस या बहुत सारे क्वेश्चंस ही करने होंगे. ऑल ऑफ देम आर द बेसिक वन. बस आप ध्यान से देखिएगा. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्रेविटेशन. मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है और आप भी उसी तरीके से देखिए. ठीक है. देखिए ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं बहुत बेसिक सा हिस्सा है और इंटरेस्टिंग है. अगर इस पर्टिकुलर हिस्से की मैं बात करूं तो यहां पे देखिए लाइक देयर आर द टू बॉडीज, इनके बीच का सेपरेशन आ रहा है. तो न्यूटन ने एक चीज ऑब्जर्व की. न्यूटन की थ्योरी है वो जो न्यूटन ने वो जो उसकी स्टोरी है वो मेरे ख्याल से सबको पता होगी कि वो एक
ट्री के नीचे सो रहा था, एप्पल आके उसके सर पे गिरा, वो जग गया, देन ही वाज सरप्राइज कि यार ये नीचे ही क्यों गिरा, और देन ही कम टू द कंक्लूजन, या उसके बाद उसने काफ़ी कुछ थ्योरी पढ़ी और एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद एनालाइज किया कि भाई देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मासेस। तो उसने ही बेसिकली ये थ्योरी प्रपोज की ग्रेविटेशन। जो पहला हिस्सा ये ना कि सभी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय, दिस थ्योरी इज गिवन बाय न्यूटन। ऑल्दो न्यूटन का नाम आपने बहुत जगह सुना है, पहले भी और आगे भी आप लोग सुन रहे होंगे। 12th की फिजिक्स में भी बहुत बार न्यूटन आने वाला है। न्यूटन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और एंड तक नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूटन ने बेसिकली क्या बोला कि कोई भी दो मासेस हैं, कोई भी दो मासेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी कैसा भी मास है, कोई भी मास है, डजंट मैटर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो लाइक वी हैव टू मासेस m1 m2। मैंने यहाँ पे पॉइंट मासेस लिए हैं। पॉइंट मासेस समझते हो, ऐसा मास जो कि एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, जिसका साइज नेग्लिजिबल हो। एक ऐसा मास जिसका साइज क्या हो बच्चों, नेग्लिजिबल हो। इज दैट क्लियर? तो वी हैव टू पॉइंट मासेस, दो पॉइंट मासेस है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज r। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, and this force is given by g m1 m2 by r square. This is the force of attraction. m1 m2 are the respective masses, r is the separation between them, और interesting part है g। g को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.10 पावर माइनस, एग्जैक्टली। अच्छा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, हमेशा इसका हम लोग यूज करेंगे। कोई भी टर्म आए, दिस विल बी द कांस्टेंट वैल्यू। इज दैट क्लियर बच्चों? दिस विल बी द कांस्टेंट वैल्यू। अपने को इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, दैट इज द बेस्ट पार्ट, दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, अब देखिए यहां पर F is equal to g m1 m2 upon r square। ये जो हिस्सा आप अगर देखो तो यहां सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस पूरे फॉर्मूले का है ये g m1 m2 upon r square। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। फोर्स जो है 1 upon r square के प्रोपोर्शनल है, या r square के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और जानते हो, केवल इसी रीजन की वजह से मैं आपको, इसी रीजन की वजह से मैं आपको यहां पर ये पढ़ा भी रहा हूं, क्योंकि आप जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे ना, मैं बस लिखना चाहता हूं, अगर दो चार्जेस होंगे, इनके बीच का सेपरेशन आ रहा है, तो ये फोर्स जो होगा ना, इट कैन बी अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव ऑल्सो। इट्स वैल्यू इज r square है, this is r square, this is r square, and these two formula have lot of similarity. The most important thing is this one, और इसकी वजह से आप ये समझिए कि इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज आएंगी थ्योरी के रिगार्डिंग। इज इट क्लियर? ऑल्दो मैं ब्रिज कोर्स में आपको ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूं जस्ट टू लाइक उन दोनों को रिलेट करने के लिए, बट ऑनेस्टली मैं बोलूं, ऑनेस्टली मैं आपको डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाऊंगा, फिर वापस ग्रेविटेशन पे जाऊंगा, क्योंकि एक बार हम इलेक्ट्रोस्टैट्स डिटेल में पढ़ेंगे ना, यू वोंट बिलीव कि आपको ग्रेविटेशन में कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो एक तरीके से एक दूसरे के बहुत आर दी कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे होते हैं ये। इज इट क्लियर? इसीलिए मैंने 11th में किसी को डिटेल में पढ़ाया नहीं था, क्योंकि वी नोज दैट अपने को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बाद। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपनी थ्योरी इस पे भी फोकस्ड है, तो इस पे बेसिक हिस्सा हम लोग कर रहे होंगे। आप इस पे अभी इतना फोकस मत करो, ये तो जस्ट मैं ये बताना चाहता था कि हम रिलेट करेंगे इसको काफी हद तक। अब ये देखिए फोर्स हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी यूज आ गया। अब देखिए कभी भी फोर्स आता है, कोई भी फोर्स आता है, तो बहुत सारी चीजें पिक्चर में आ जाती हैं। एनएलएम में आपने
पढ़ाया कि जब भी फोर्सेस आएंगे उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एनएलएम में हम लोगों ने 4-5 फोर्सेस पढ़े थे और उसको आपस में ही कनेक्ट करते रहते थे। अब ऑब्वियसली एक नया फोर्स आपको मिल गया, एक नया फोर्स मिल गया तो बहुत सारी हिस्से, बहुत सारे क्वेश्चंस वापस प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। एनएलएम में आपने जो क्वेश्चंस किए उनमें से कई सारे क्वेश्चन मैं वापस कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में कनेक्ट कर सकता हूँ, बट वो धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द मेन पार्ट, और इतने हिस्से पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। जस्ट नोट इट डाउन बच्चों, आप इसे नोट करो, फिर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, मैं बेसिक क्वेश्चन ही ले रहा हूं, आपको वेक्टर समेशन करना पड़ेगा फोर्सेस का और आप उसे देखते जाइएगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद, बस आप ये वैल्यू याद रखिएगा। ऑल्दो मैं भी आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं दूंगा, आपको जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ दे विल बी द जनरल वन, वो जनरल क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, जनरल क्वेश्चंस उसके ज़्यादा होंगे, बट आप उसे सही से कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। लाइक वी हैव ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दिस इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे एक मास यहाँ पर है, इट्स वैल्यू इज m एंड m, ओके, एंड दिस इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो भाई साइड लेंथ आपको दिया जाएगा, साइड लेंथ इज गिवन टू यू, द साइड लेंथ इज बच्चों गिवन टू यू, एंड द क्वेश्चन इज गिवन कि we have to find out the net force acting on this mass, we have to find out the net force acting on this mass, okay। obviously इन दोनों फोर्स, इन दोनों masses की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा, वो अपने को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले बस एक बात और सुनो, फिर आप कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है, बट एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे ये बोला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला ये है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस, ओके, बट मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताया। डायरेक्शन देखिए, कभी भी आपको अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डायरेक्शन, देखिए फोर्स कभी भी आता है ना, वी हैव टू थिंग्स, दो चीज बिल्कुल जरूरत है, वी नीड मैग्नीट्यूड, वो लिखा हुआ है, और सेकेंड थिंग इज वी नीड डायरेक्शन। ऑब्वियसली आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मैं आपको बता चुका हूं स्ट्रेट अवे, डायरेक्शन के लिए कभी भी आपको चाहिए ना, व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन करो ऐसे, और जो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा लाइक दिस पे, इस पे अगर F है तो सेम वैल्यू इस पे भी आएगी, उन दोनों को ज्वाइन करो लाइन को, और उस लाइन के लॉन्ग ही फोर्सेस होंगे। ऑब्वियसली मैंने आपसे अट्रैक्शन फोर्स बोला है, मेरे ख्याल से ये डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए अट्रैक्शन फोर्स को समझना आपके लिए, इज इट क्लियर। तो ये डायरेक्शन होगी, और एग्जैक्टली इस डायरेक्शन को और इस मैग्नीट्यूड को यूज करके आपको इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, इज इट क्लियर। ट्राई टू सॉल्व दिस वन, आप कोशिश करो, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा इसे, बट ट्राई टू सॉल्व दिस वन, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। कितना आ रहा है, √3 g(x²)
सबसे पहले डायरेक्शन बनाना। यही करोगे भाई। आप ये बताओ, मैंने अट्रैक्शन फोर्स F बोला, दोनों में F लगेगा। डायरेक्शन क्लियर है? इसकी वजह से अट्रैक्शन, इसकी वजह से अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम होगा बिकॉज दे हैव द सेम masses and the distance is same and the value of F will be gm square upon a square। अब देखो वेक्टर सम यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप चाहो तो डायरेक्टली ये लगा दो नेट फोर्स निकालने के लिए। you have this formula, या तो डायरेक्टली ये लगा दो, ठीक है। नहीं तो एक तरीका और होता था, क्या होता था, कंपोनेंट्स। वी कैन ऐड वेक्टर्स बाय यूजिंग कंपोनेंट्स। वैसे मैं आपको सही बताऊं, आप लगाओ, इसे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरा बहुत ज्यादा एम्फेसिस है कंपोनेंट्स के ऊपर। उसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज वी कैन ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स इजीली। 2 वेक्टर से ज्यादा हम लोग बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। ये तो 2 वेक्टर ऐड करना इससे इजी है, बट 2 से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं तो डेफिनेटली वी शुड गो विद दैट कंपोनेंट मेथड। आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कंपोनेंट्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये एक एक्सिस बना दो, ये एक एक्सिस बना दो, एंड यू नो दैट ये बेटा पूरा 60 है तो ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 30, और उसके बाद हम कंपोनेंट्स ले रहे होंगे। ये देखो ये f है, f का ये कंपोनेंट कितना होगा f cos 30, ये, एंड सिमिलरली बेटा दिस इज, it is f sin 30 and this is f cos 30। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगा और दोनों फोर्स का समेशन आएगा। तो एफ नेट क्या आने वाला बेटा, एक तो तरीका ये था और दूसरे में एफ नेट क्या आएगा, क्या आ जाएगा। अब किसी से भी आंसर निकाले गेट दैट रिजल्ट, अब किसी से भी आंसर निकाले गेट दैट रिजल्ट। चेक करो √3 है पाना चाहिए। तो ये f तो वैल्यू लिखी हुई है ना, cos 30 is √3/2, we get √3 है। Is it clear? भाई सबका √3f आना चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन लेना है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इससे एक स्टेप अच्छा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ इससे एक स्टेप अच्छा होगा। आता सभी का √3f बच्चों, आ गया तुम्हारा, तुम पास तो हो रहे हो, जब तुम तो डमी हो ना, तुम तो टॉप कर रहे हो।
Okay, get back to the point. Get back to the next question. ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, आपको वेक्टर समेशन करना है, बस थोड़ा सा ध्यान से। स्क्वायर है, साइड लेंथ है, ये स्क्वायर है, इसका साइड लेंथ a है बच्चों, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन दिस मास। वी हैव टू फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन दिस मास। कितना बच्चे? नहीं भाई, आप सबसे पहले डायरेक्शन बनाइए। यू नो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायरेक्शन, उसके बाद मैग्नीट्यूड रखिए और लास्ट में होता है वेक्टर समेशन। द फर्स्ट थिंग इज गो विद दैट डायरेक्शन। अट्रैक्शन फोर्स इस पे रहने से क्या फायदा? इस पे बनाओ ना, इस पे बनाओ केवल। कौन कौन अट्रैक्ट कर रहा है इसमें? बनाओ, डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन ही बनाए। ये कौन ये भी अट्रैक्ट करेगा ना, नहीं फोर्स ये ना, तीन मास में इनवर्टर नहीं फोर्स होता है, तीन फोर्स आएंगे। Pardon? 5 देख गया ना तुमने बता दिया ना कि क्या है, जब बता रहे थे थोड़ा सा इंप्रेशन आता है। नहीं तीन फोर्सेस में तुमने क्या किसको ये F लिया है ना, तो दिस वैल्यू शुड नॉट बी F आई, उसने एक्चुअली F उधर लिया है। हाँ उसने एक्चुअली F इसको लिया है ना, इस वैल्यू F लिया है ना, दिस वैल्यू विल बी व्हाट Gm का F2 अपॉन रूट 2 a स्क्वायर। तब वो जो उसने F लिया तो उसको तो दे सर उसे नहीं करो, ये मैग्नीट्यूड अलग है बिकॉज़ इट हैज अ डिफरेंट डिस्टेंस, तो बस ध्यान रखना। वो गलती की है इंडस्ट्री में कुछ आगे, तुमने क्या गलती की दिख रहा है?
ये को तुमने f लेंगे, दिस इज नॉट f, डिस्टेंस अलग है। अभी काफी लोगों ने गलतियां की है इसमें। लेकिन देखो, सबसे पहले तो वेक्टर समेशन थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए हमेशा। आप अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अपने से पूछा है इस पे एफ निकालना है, नेट फोर्स इस पे निकालना है। सबसे पहले तो डायरेक्शन इस पे बनाओ ना, इसकी वजह से अट्रैक्शन, इसकी वजह से अट्रैक्शन, इसकी वजह से अट्रैक्शन। अब मैंने बाकी में किसी में नहीं बनाया, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने कई लोग की कॉपी देखा, उन्होंने इस पे सब पे बना दिया। जिस पे पूछा उस पे बनाओ, वो धीरे धीरे सीखोगे। और स्पेशली जिन्होंने 11th में कम पढ़ाई की, उन्हें तो और भी सीखना है। तो पहले तो वो जिस पे पूछा है उस पे अपने को देखना है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं। अब फोर्सेस की बात करते हैं ना, फोर्सेस की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा, मैं यहाँ पर g(m²/a² को मैं f ले रहा हूँ, f। अब बताओ यहाँ पे मास सेम है, डिस्टेंस a है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स f होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स f होगा, लेकिन ये f नहीं होगा, क्योंकि ये f जानते हो क्या होगा, मैं बताऊं तुम्हें, ये आएगा g(m²√2a) का होल स्क्वायर, ये आएगा g(m²/2a²। f डैश की वैल्यू क्या मैं लिख दूं कि f/2 होगा, क्या मैं लिख दूं ये f/2 होगा। मैं यही बात बोल रहा था, कई लोगों ने जल्दी में क्या किया कि f f f, अरे वैल्यू सेम नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि सब है, सब कुछ एक ही वैल्यू थोड़े आने वाली है, f आने वाला है। इट डिपेंड्स ऑन द a आल्सो, सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो बी वेरी केयरफुल। और अपने को इसका वेक्टर सम निकालना है। अब तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइस है करने के, या तो तुम कंपोनेंट से कर दो, वैसे ये तो बहुत ही आसान है। वैसे ही बताओ मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इन दोनों का पहले वेक्टर सम निकालूंगा। और पता है ये है f है और ये f, दोनों फोर्स सेम है। आपने वेक्टर में ये जरूर पढ़ा होगा, जब भी मैग्नीट्यूड सेम होता है ना, तो रिजल्टेंट जो होता है वो एंगुलर बाइसेक्टर के अलावा होता है। और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो, वैसे मेजॉरिटी ने पढ़ा होगा। जैसे नहीं पता, जो पहली बार ही देख रहा है वो जरूर देख ले कि भाई जब भी मैग्नीट्यूड बराबर होता है वेक्टर का, तो परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली ये एंगल 90 है, तो f और f इसका वेक्टर सम √2f आएगा। और क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगुलर बाइसेक्टर के अलावा होना रहेगा। एंगुलर बाइसेक्टर मतलब ये एंगल 45 होगा। तो इन दोनों का वेक्टर सम यहाँ पर आ रहा है कितना, √2f। और यहाँ पर पहले से एक वेक्टर है कितने का, f/2 का। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, इसको टच नहीं किया था, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया। अब इन दोनों को सम कर दो, तो ये कितना रिजल्टेंट आएगा बताओ जरा, fnet = √2f प्लस f/2। एक तो तरीका ये है जो मैंने कर दिया, और आपको लगता है कि क्या मैंने कर दिया, तो आप बिना कुछ सोचे वेक्टर सम कर दो। एक तो तरीका ये, अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो उसके लिए फिर एक काम करो, सिंपली ये वाला वेक्टर सम कर दो। मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, देखो f f/2, तुमको पता है नहीं ये 45 डिग्री है,
कंपोनेंट से कर लो। कंपोनेंट में क्या करते हैं, तुम इसके कंपोनेंट करते हैं, क्या लिखोगे बताओ जरा। ये कंपोनेंट कितना होगा f/2 cos 45 और ये कितना होगा f/2 sin 45 और उसके बाद क्या करते थे बताओ। इसको यहां पर देखो जरा, ये वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा f/2√2 बेटा sin 45 की वैल्यू प्लस f, ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट वेक्टर। इधर कितना बन गया, सेम चीज वापस आएगी, मतलब क्या लिख दूं मैं यहाँ पे f/2√2 प्लस f, और जरा इन दोनों का वेक्टर सम करो तो क्या करोगे बताओ जरा। x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर, बच्चे ये करके देखो, चाहे तुम ऐसे करो या तुम ऐसे करो, तुम्हारी चॉइस है, आंसर दोनों से सेम आएगा। मुझे बताओ मेजॉरिटी स्टूडेंट ने किससे किया था, किससे किया था, फर्स्ट वाले से। आपकी चॉइस है, आप इससे करो या ऐसे, ये आसान है, कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप इससे सीख पा रहे हो या इससे सीख पा रहे हो, लेकिन हाँ कोई ना कोई एक होना चाहिए आपसे। अब आप चेक कर लो, तो पूछना है तो पूछ सकते हो मेरे से। You need to check this one properly बच्चों, सही से चेक करो उसे। अगर कुछ गलती कर रहे हो या नहीं समझ आ रहा तो you need to ask। मेरे ख्याल से ये बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स से कंफर्टेबल हो कि कैसे ये यूज हो रहा है। देखिए आपको ओवरऑल इन द एंड दो ही चीजें पता करनी होती है, दो ही चीजें चाहिए, एक तो डायरेक्शन बनाना आना चाहिए, मैग्नीट्यूड लिख सको और उसके बाद वेक्टर सम ले सको। अब ये बताओ मैं कितने भी क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ, यहाँ पे यहाँ कमी नहीं है, कितने भी क्वेश्चन में दे सकता हूँ, कितने भी क्वेश्चन दे सकता हूँ। मेन थिंग इज कि आप समहाउ वेक्टर सम कर पाओ, बस। इज इट क्लियर? और ये रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पूरे ग्रेविटेशन में ये चीज यूज होती रहती है, पूरे इस हिस्से में यूज होता है। इज इट क्लियर? यहां पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड एक टर्म और होता है विच इज ग्रेविटेशनल फील्ड। देयर इज वन मोर टर्म, ग्रेविटेशनल फील्ड।
ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और इसी का एक टर्म और है, इसी से रिलेटेड टर्म है, मैं उसके बारे में भी और बात करूंगा। बट सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि टर्म है क्या, और उसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। इज इट क्लियर? राइट डाउन द ग्रेविटेशनल फील्ड। बट अभी वेक्टर सम में हम वापस आएंगे ऐसे क्वेश्चंस में, बट पहले एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग। लोगों ने स्कूल में किसी ने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? किसी ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे जिसने पढ़ा हो वो बताओ बेटा। तो ये ऑनलाइन क्लासेस का ये बहुत नुकसान होता है, सब चीज़ें तुमको ऐसे सर हिला देते हैं। किसी नहीं पढ़ा? अरे शायद, अरे गलती जो भी है, जो भी आता वही बता दो। तुम लोग एग्जाम में आया नहीं थे ग्रेविटेशन? किसी भी नहीं आया? तुम लोगों ने पढ़ा नहीं? तो मैंने तो नहीं पढ़ाया था, मुझे अच्छे से याद है। चलो मैं ही बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना, बड़ा मतलब सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ, फिर जो क्वेश्चन आएगा ना उसको आंसर करूंगा मैं। जो क्वेश्चन मैं पहले बताना चाहता था वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा तब पूछना। मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ, फिर आएगा वो क्वेश्चन। पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ सिंपली। जब भी कोई मास होता है ना, कोई भी मास हो, कैसा भी मास हो, उसकी अपनी एक फील्ड होती है। फील्ड मतलब वो नहीं ग्राउंड होता है, तो ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, और ग्रेविटेशनल फील्ड के उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसका जो डेफिनेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इतना कुछ बताना पड़ रहा है। तो जैसे ये जो एक मास है, इसका एक खुद का फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जो चारों तरफ होता है। इसके चारों तरफ हर एक पॉइंट पे वो फील्ड होता है। वो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि किसी भी मास की वजह से उसके चारों ओर एक फील्ड डेवलप करता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। हम बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड समझते हैं एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ पर समझते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि किसी भी मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन किया जा सकता है। वो फील्ड उसके चारों ओर कहीं भी डिफाइन किया जा सकता है, और मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फील्ड डिफाइन करना चाहता हूँ। इज इट क्लियर? अब उसके लिए समझ लेना, हम कहते हैं कि इस मास की वजह से इस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करना है। ओके, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या करो, एक 1 ग्राम या 1 kg किसी का मास, 1 kg कर देते हैं, MKS में लेते हैं। यहाँ पे एक 1 kg का मास रखो, जहाँ जिस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड डिफाइन करना है, जिस पॉइंट पर तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करना है, वहां पे तुम 1 kg का मास रखो। क्या रखो बच्चों? जस्ट एक 1 kg का मास रखो। 1 kg का मास रखा। अब ये जो मास है, इसके ऊपर जितना भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये जो मास है इसके ऊपर जितना भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो फोर्स ही इस मास का क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं E से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस मास की वजह से जो इस 1 kg पे फोर्स लगेगा, ये डिस्टेंस अगर r है तो मुझे ये बताओ कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? Gm 1/r²। इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इट्स वैल्यू इज Gm/r²। और सिंपल सा तरीका है, उस पॉइंट पे 1 kg का मास रखो, यूनिट मास रखो, जो भी फोर्स प्रोड्यूस करेगा वही फोर्स क्या बन जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाएगा। इज इट क्लियर? और तुम्हें अगर इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड पता है, तो सीधा सा है कि बेटा यहाँ पे अगर कोई दूसरा मास रखा होगा, लेट से मैं जो बोल रहा हूँ समझना,
ये हमने डिफाइन कर लिया। डेफिनेशन हमेशा 1 kg पे होती है या यूनिट मास पे होती है, ठीक है। अब लेट्स से मैं सेम डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, सेम डायग्राम है बच्चे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये r डिस्टेंस पे है, ठीक है। और अपने को लेट्स से ग्रेविटेशनल फील्ड पता है और आपसे ये बोलता है कि भाई अगर यहाँ पर एक m0 मास रखा है, ये 1 kg नहीं है, दिस इज नॉट 1 kg, इट्स अ जनरल मास, ओके। अगर यहाँ पर m0 मास रखा है तो मैं ये सीधे बोलूंगा कि इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा तुम्हारा m0 इंटू ई। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे ये वैल्यू होगी और होना भी चाहिए। तुम ये बताओ, तुमने बोला 1 kg पे फोर्स इतना लग रहा है, ये बताओ m0 kg पे फोर्स कितना लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे ना। अरे गेटिंग माय पॉइंट नॉट भाई, तुमने ये डेफिनेशन 1 kg पे फोर्स की है, तो 1 kg पे अगर इतना फोर्स लग रहा है तो m0 पे कितना फोर्स लगेगा, m0 ही। अरे गेटिंग दिस थिंग, ये एग्जैक्टली ये ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्लेनेशन है कि क्या है, ठीक है। और उसका यूज हम ये कर रहे हैं। अब पहले इतना नोट कर लो और दिमाग में कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लेना। किसी कुछ पूछना भी इसमें? अरे श्योर। देखो हम लोग जनरली क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। ऑल्दो मैंने जो तुम्हें अभी बताया सबसे आसान सा सिस्टम है, ये जो एक पॉइंट मास सिस्टम होता है सबसे आसान सिस्टम है, सबसे बेसिक सिस्टम है। बट कोई भी मास हो उसके लिए फील्ड डिफाइन की जा सकती है। अब किसी भी मास के लिए तुम फील्ड डिफाइन करने जाओगे वो चैलेंजिंग है। ये तो मैंने तुम्हें एक तरीके से फॉर्मुलेट कर दिया है। दिस इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। मैंने इसको जो बताया ना तुम्हें, डेफिनेशन यही है बट मैंने उसको आसान करके बताया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने इसको आसान करके बताया। बट आपके पास ऐसे बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा बच्चों, डिफाइन करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मासेस बदलेंगे इसको डिफाइन करना या कैलकुलेट करना उतना ही चैलेंजिंग होगा, मुश्किल होगा। जैसे पॉइंट मास से हमने डिफाइन कर लिया, ये सोचो इसकी तरह अगर स्फीयर रखा होता, इसी पॉइंट मास की जगह अगर लाइन चार्ज रखा होता, ऐसा लाइन चार्ज कहता है, इस लाइन चार्ज की वजह से वहाँ पे फील्ड डिफाइन करो। मान लो इसी जगह सिलेंडर रखा होता, इसी जगह रिंग रखा होता, डिस्क रखा होता, तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है कैलकुलेशन का। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करूँगा, डेफिनेटली बात करूँगा यहाँ पे, बट बहुत डिटेल में नहीं। मेरा मोटिव यहाँ पे तुम्हें पूरा पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मोटिव बस ये है कि इन हिस्सों से थोड़ा बहुत यूज्ड टू हो जाओ, जैसे कि आगे जब वापस इसको हम पढ़ेंगे, सब वापस पढ़ेंगे हम लोग,
तो आपके लिए वो उतना चैलेंजिंग ना हो। इज इट क्लियर? अब देखिए, मैंने आपसे बोला कि भाई जब भी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो, आप बस एक काम करो, कोई भी मास सिस्टम हो, कोई भी मास सिस्टम, ये पॉइंट मास है, कोई भी मास हो सकता है, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे एक यूनिट केजी का या 1 केजी का मास रखिए, उसका अट्रैक्शन फोर्स निकालिए, और जो फोर्स आएगा वही किसका काम करेगा? वही ग्रेविटेशनल फील्ड का काम करेगा। और अगर आपको किसी मास की वजह से किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, और वहां पे अगर कोई तुम दूसरा मास रखते हो और तुमसे कहता है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? मैंने एक बात और भी बोली कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड मैंने बस एक सिस्टम का बताया, आप इसे जनरलाइज मत करो। दिस इज बेसिकली फॉर द पॉइंट मास। ये जो फॉर्मूला है ये है E ड्यू टू, E मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, E due to point mass. Is that clear? That is gravitational field due to point mass. I repeat, gravitational field due to point mass. Okay? अब जैसे जैसे सिस्टम बदलेगा ये फॉर्मूला बदलता है, बट वो तरीका नहीं बदलता। तरीका अभी भी वही है, जिसकी वजह से तुम्हें फील्ड निकालनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड जिस पॉइंट पे निकालनी है वहां पे 1 कूलम का चार्ज रखो, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स निकालो, वही अट्रैक्शन फोर्स किसका काम करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड का काम करेगा। इज दैट क्लियर? दैट्स गुड। तो यही हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा था, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, डायरेक्शन तो बिल्कुल रट्टा मारना, क्योंकि इसका डायरेक्शन बड़ा सीधा सा फिक्स्ड है। जैसे मान लो ये है और इस पॉइंट पे तुम्हें क्या निकालना है? डायरेक्शन। जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी इस पे, वही डायरेक्शन क्या होगी? फील्ड की। अब मुझे बताओ अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन इसमें क्या होगी? मतलब इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। इज दैट क्लियर? टुवर्ड्स द मास। सीधा सीधा है, वो दोनों को ज्वाइन करो और जो भी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द मास, वो क्या होगा तुम्हारा? दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दैट मास। सिंपल सा है बच्चे। इसकी वजह से अगर आप यहां पर कैलकुलेट करते हो क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स द मास। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गई बात? ये नोट कर लो इसको भी। फिर से वही बात है कि बेटा ये एक वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके लिए भी वेक्टर समेशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, वेक्टर समेशन के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं पॉइंट मास को डील करूंगा बेटा। वैसे मैंने आपसे ये बोला कि केवल पॉइंट मास की नहीं, बहुत सारे मासेस की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, बट अभी हमारा फोकस पॉइंट मास है। ठीक है, अभी हमारा सारा फोकस क्या है? पॉइंट मास। मुझे ये बताओ, ये तो एक पॉइंट मास की वजह से मैंने निकाला, अगर बहुत सारे पॉइंट मास में उनकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड पूछेगा ना, तो सब एक वेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, सब एक वेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम। जैसे फोर्स का वेक्टर सम कर रहे थे तुम लोग, क्या था? तुम्हें मैग्नीट्यूड पता था, डायरेक्शन पता था, वैसे ही तुमसे ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग मासेस की वजह से कैलकुलेट कराया जा सकता है, रिजल्टेंट कैलकुलेट कराया जा सकता है आपसे। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको एक पॉइंट मास की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना बताया है,
बट आपको एक से ज़्यादा मासेस दे करके ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने को बोल सकता है। और एग्जैक्टली मैं 2 से 3 क्वेश्चन लेता हूँ इसी बेस में। ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ एग्जैक्टली मैं सोच रहा था, किसी ने पूछा नहीं मेरे से। अगर तुम देखो तो हम फोर्स ही निकाल रहे हैं अल्टीमेटली, फिर इसके बावजूद हमने इसको अलग से पढ़ा है। और ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, मैं सोच रहा था किसी ने पूछा नहीं मेरे से। मैंने बोला था ना कि ये क्वेश्चन आया तो पूछना, ऐसा क्वेश्चन कोई। दोनों का अपना इंटरप्रिटेशन है। ये क्वेश्चन जेन्युइन है, मुझे लेट मी आंसर। एक्चुअली इस आंसर का या इस जो क्वेश्चन तुमने रेज किया उसका आंसर शायद अभी उतना डाइजेस्ट ना हो या समझ ही ना आए, बट कई बार होता है ना जैसे टाइम के साथ अपने आंसर मिल जाते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन है। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे टर्म हैं, फैक्टर्स हैं जो आप फोर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, फिर वहां पे फील्ड का हम लोग यूज करेंगे। जो चीज़ मैं इसको थोड़ा वाइड कॉन्टेक्स्ट में आंसर करता हूँ। जैसे ये तुमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा या इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म आता है, मैं दोनों के लिए आंसर कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन फिर भी आएगा, बाद में भी आने वाला, मैं फिर भी आंसर करूँगा कि होता क्या है कि बहुत सारे टर्म्स, फैक्टर्स जो तुम डायरेक्टली फोर्स के साथ कनेक्ट करके डील कर लेते हो, तब तो ठीक है, हम फोर्स के टर्म्स में बात कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली फोर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फिर वहाँ पे हमारे लिए ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है EM वेव्स। कभी नाम सुना है तुम लोगों ने EM वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? कभी सुना है? सन से जो लाइट आती है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस बेटा एक लाइन में बोलूँगा, ज़्यादा समझ आए तो अच्छा, नहीं समझ आए और अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप उस बात को समझोगे। उसने जो पूछा वो एक जेन्युइन क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अब होता क्या है, EM वेव से समझना इसको आसान है, इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नाम ही है उसका EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दो तरीके की लाइंस होती है, फील्ड लाइंस। तुमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी है 10th में? अरे सब ईमानदारी से पास करके आ रहे हो ना अब तो। लास्ट ईयर तक तो हमेशा यही बोलते रहे हम कि वो अच्छा, तुम लोग तो बिना वाले हो, भूल गए थे। तुम लोग तो बिना मेहनत की 10th पास हो गए हो, लेकिन इतना तो पढ़ाई होगा ना तुम लोगों ने। तुम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड सब में पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्पेशली। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे होती है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो वेव बनती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, अब ये वेव बनी है दोनों के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे तुम कभी भी फोर्स की बात नहीं करोगे और इसके बावजूद तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में पढ़ोगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझो, उस वेव में तुम कभी फोर्स की बात नहीं करते, बट लेकिन उसका जो इफेक्ट है, उस फील्ड का जो इफेक्ट है वो वहाँ पिक्चर में आएगा। तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया है और ये एग्जाम्पल मैं आगे और यही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनमें इन फील्ड्स की ज़रूरत होगी बट बिना फोर्स को यूज़ किए हुए, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इनको समझना या इनको यूज़ करना। ठीक है बच्चे, तो आई होप थोड़ा बहुत समझ आया हो, नहीं भी आया आगे हमें फिर से एक बार से डिस्कस करना है। ठीक है, हाँ। वो फील्ड भी एक तरह का फोर्स ही तो है, प्रोड्यूस हो रहा है। अब इतना ही रख लो बेटा, मैं बताऊंगा। कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा पता होता है तो उसको आंसर करना बड़ा मुश्किल है और बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत वाइड कॉन्टेक्स्ट में है। मैंने तुम्हें बहुत छोटी सी बात बता दी है, उस पर अगर तुम इसको बहुत ज़्यादा जज करोगे, एनालाइज करोगे तो इट्स अ बिट चैलेंजिंग। वो शायद मैं उसका आंसर और भी करूँ तो उतना क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बस ये समझ लो कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनमें फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी बट फील्ड की ज़रूरत होगी, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और मेन मोटिव यही है। इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन तुम्हें NCERT में भी मिलेगा आगे 12th की बुक में। ठीक है, तो फिर हम वापस आएंगे, डोंट वरी। तो खैर अपना भी इंटेंशन है कि हम लोग फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने आपसे बोला कि मैं पॉइंट मास से तो सीधे ये फॉर्मूला यूज़ करो, लेकिन ये वेक्टर है
और एक से ज्यादा पॉइंट मासेस आएंगे तो अपने को फिर क्या करना पड़ेगा, इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा बस। इज इट क्लियर? और फिर मुझे 2 से 3 क्वेश्चंस लेने हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे। इन द एंड आपको वेक्टर सम ही करना है अभी भी, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद एक बेसिक सा प्रॉब्लम मैं लेता हूं। आई नीड टू आंसर। We have two masses m and m. This is a point P having coordinate is x, 0. इसके coordinates आपको given है बच्चे। आपको इन दोनों की वजह से नेट ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ कैलकुलेट करना है। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, we have to find out the net gravitational field। देखो सॉल्यूशन अभी भी नहीं बदला है। जब हम फोर्स निकालते थे तो क्या करते थे, सबसे पहले डायरेक्शन, फिर मैग्नीट्यूड, उसके बाद वेक्टर समेशन। ये बताओ अपने को फील्ड निकालना है, सबसे पहले डायरेक्शन, फिर मैग्नीट्यूड, उसके बाद उनका वेक्टर सम। इज इट क्लियर? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड मैं वहां बता चुका हूं आपको, बस वेक्टर सम और करना पड़ेगा। जाएगा बेटा तो अच्छा है। पॉइंट पे निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, याद है? यहाँ फोर्स थोड़े निकाल रहे हैं। इसलिए जाओगे आज तो ऐसे कुछ आता है। √2 90 डिग्री थोड़ा है यहाँ पे। डिग्री ले लिया था तुमने कि 45? It's a general, you will get that answer in terms of x and a। थोड़ा जनरल दिया है मैंने, x और a के टर्म्स में आंसर आएगा। करो कोशिश करो, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा। ये आपको x और a के टर्म्स में आंसर निकालना पड़ेगा। पाठशाला के ट्रांसपोर्ट में जाना जाता है, उसका नाम, एड्रेस लिख देना और ट्रांसपोर्ट के बाद लिख देना। क्या लिखा है? नाम, नाम और एड्रेस। एड्रेस पूरा एड्रेस की थोड़ा एड्रेस इलाका लिख देना भी, कहाँ जाना है। मतलब पूरे घर का एड्रेस लिखना शुरू किया तो ही लोग का एड्रेस आया। ठीक है, 7 बजे 12 मिनट से मिलना है। ठीक है, समझ गया ना क्या लिखना है, कि वो उन्हें आइडिया हो जाए कि तुम्हें कहाँ जाना है। और उन्हीं लोग को लिखना है जो जाना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। सब लोग मत लिखना। और लिख के पेपर यहाँ पर रखते हैं। नहीं बच्चे, तुमने अपने पड़ोसी वाली गलती की है जो मनन ने की है। ये भी वही गलती करके बैठा है। मैंने बोला ये आंसर ए और एक्स के टर्म्स में आएगा। एक्स आएगा तुम्हारे उसमें, ई में पता नहीं तुमने ई की वैल्यू क्या लिखी है? Gm/x² आंसर आएगा नहीं √2। कहाँ से आवाज आ रही है?
थोड़ा गलत है। 90 तुम आंसर दे रही हो क्या? आंसर कौन है? 90 तुमने दिया है। सर a square plus x square की पावर 3/2 सर। हाँ बस इतना अंतर आएगा। वो जो तुमने 90 आंसर दिया है ना, उसमें ए से नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बाद 3/2 आएगा। बाकी तो तुमने ठीक किया है। और किसी निकालने का है तनसुख बताओ भाई, तुम बता नहीं रहे हो। बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो तुम्हें। सबसे पहले डायरेक्शन बनाओ। चलो एक एक करके काम करो। सबसे पहले डायरेक्शन बनाओ। डायरेक्शन बना लिया तुम लोगों ने? ये देखो ऐसे ज्वाइन करो, सॉरी ये और ये, डायरेक्शन ये होगा पक्का। अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ये बात तो पक्की है। मैंने थोड़ा ज्यादा गंदा बना दिया है लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ, ज्यादा ही गंदा बन गया। ये और ये ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड होगा कितना बताओ अच्छा। ये आएगा भाई, वही तो होता है ना gm/r²। इज इट क्लियर? तो आप मुझे बस ये बताओ बच्चे, अगर ये e है तो ये भी e होगा। अरे श्योर। और ये एंगल 90 नहीं है। क्या हो गया उस इलाके में? कुछ सेम गलती कर रहे हो तुम लोग। 45 भी नहीं है बच्चे। तुम इसलिए तो मैंने a और x दिया है, देखो इसीलिए। हाँ थीटा लो, जनरल थीटा लो, इसीलिए तो मैंने a, ये देखो ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस क्या है x। तुम अगर इसको थीटा लोगे ना, थीटा समवॉट, तो थीटा निकाला जा सकता है। यहाँ पे ट्राइंगल, अब तुम आप जरा देखो, अगर ये थीटा है तो सिमेट्रिकली मैं कह सकता हूँ कि ये भी थीटा होगा। और जरा कंपोनेंट यूज करो, चलो बनाओ जरा यहाँ से। ये e है, ये होगा e sin थीटा और ये क्या होगा e cos थीटा। ये देखो रेड से मैं कर रहा हूँ, ये क्या होगा e cos थीटा और ये क्या होगा e sin थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक भी क्या आएगा बताओ जरा मुझे, कम ऑन। 2e 2 टाइम्स e की वैल्यू ये रखी हुई है। cos थीटा इस ट्रायंगल में देखो cos थीटा क्या बनने वाला है x। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा लग रहा है, क्या किया मैंने समझ आ रहा है कुछ। अब देखो जरा क्या किया है मैंने। तुमने क्या गलती की थी? वो cos थीटा नहीं लिया था क्या? बेटा यहाँ से ये पावर 3/2 हो जाएगा। ये जब कलेक्ट करोगे ना पावर, तुम ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर तुम देखो तो ये a² + x² की पावर 1, a² + x² की पावर हाफ ऐड करोगे तो a² + x² की पावर 3/2 हो जाएगा। किसी को और लिखना है भी लिख लो, नहीं तो दे दो मेरे को, दे दो मेरे यही से दे दो इवेंट लिख लिया तुम लोगों ने। किसी को लिखना है बच्चों? अरे स्ट्रेच करो, ठीक है मेरी ऊपर हो गई, पता चले चले जाए नीचे। किसी को लिखना है भाई ये? So I hope you are getting this answer now. अभी समझ आता है ये? अपने को इसी तरीके से डील करना होता है। एक क्वेश्चन और मैं बेसिक से दे रहा हूँ, यू टू आंसर। किसी को पूछना है इसमें कि ये कैसे मैंने डील किया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व किया हुआ है? हरीशा
एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, ऑल्दो इजी क्वेश्चन है बट सही से करिएगा। और एब्सोल्युटली इसी का क्वेश्चन है, आपको मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आप बेटा एक बार सीख जाओगे ना, आपको बहुत आसान लगेगा। ये बिल्कुल ये बहुत आसान सा हिस्सा है, और अगर आप देखो तो हम कुछ भी नहीं कर रहे एक्सेप्ट वेक्टर समेशन, एक्सेप्ट वेक्टर समेशन। बस आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बस मैंने निकालना सिखा दिया और वेक्टर समेशन यूज करवा रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अच्छा सेंट्रॉइड तो जानते हैं ना सभी लोग। मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और सबके वर्टिसेस पे मास m है, और आपको इन तीनों मासेस की वजह से उसके सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हाँ हाँ, अंदाजा से बता रहे हो कि मतलब सॉल्व किया तुमने? निकालो जरा सभी लोग, सोच के बताओ मुझे। वैसे आंसर तो बता दिए इन लोगों ने। मैंने बोला था ना इजी क्वेश्चन है, सोच के बताओ। कैलकुलेट करो या कैसे भी करो, दैट इज योर चॉइस। ऑल्दो आंसर इज नोन टू यू, दैट इज 0। अभी याद है तुम्हें? हैं? आदित्य तुमको याद है? आंसर शुड बी 0 होना चाहिए बेटा। ये जानते हो वेक्टर समेशन में तुम करोगे अगर एक चीज समझते हो, ये सिमेट्रिकल पॉइंट है, इसकी वजह से E, इसकी वजह से E और इसकी वजह से E, और ये सारे एंगल जानते हो क्या होंगे? 120। जानते हो एक चीज हमेशा याद रखना, वेक्टर कोड एक सीधा सा रूल है। कभी भी ऐसे वेक्टर्स मिल जाए सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल भी क्या हो, इक्वल, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल भी क्या हो, इक्वल। जैसे ये देखो, सबका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल भी क्या है, इक्वल। ये हमेशा हमेशा बिना सोचे तो कैलकुलेट ही नहीं करना, ऑलवेज दे विल प्रोड्यूस रिजल्टेंट 0। ऑलवेज दे विल प्रोड्यूस रिजल्टेंट 0। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्ट उनके बीच का एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अरे श्योर? इसमें तो कुछ सोचने नहीं, आंसर क्या होना चाहिए, 0। क्या सर सबने नोट कर लिया होगा? थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये मास मैंने हटा दिया, अब 0 नहीं होगा। तो श्योर है ना 0 नहीं होगा? अब जरा बताओ कितना होगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड? क्या किया है? देखो एक ही वजह से जो होगा तो ऊपर वाला मास में इधर होगा तो ये कॉन्वेक्स मेंटेन रहेगा। ठीक है, करो बाकी लोग भी करो, मैं वेट कर रहा हूँ अभी। Pardon? हाँ, ये पॉइंट अभी भी सेंट्रॉइड है। क्या आ रहा है सुनिए दोबारा। ई क्या है, मैग्नीट्यूड बताओ मुझे। GM अपॉन R, गलत है।
क्या बच्चे 9 GM/4 ये आया था, याद नहीं कर रहे। 3GM 3GM/n²। भाई तुम्हारे पास दो चॉइस है पता है, एक तो तुम चुपचाप ये लेंथ निकाल लो, ये E होगा, तो ये E होगा, उसके बीच का एंगल 120 होगा, आंसर करो। ये दूरी निकाल सकते हो, सेंट्रॉइड की डिस्टेंस निकालना आता है, सेंट्रॉइड की डिस्टेंस निकालना आता है। देश तुम्हें नहीं आता लग रहा है, बताओ भाई क्या करोगे इसमें। ये सेंट्रॉइड होता है ना, इस लेंथ का कितना पार्ट होता है, यहाँ से कितना डिस्टेंस होता है, ये 2/3 पार्ट होता है ये। अरे ये 2/3 कह रहा हूँ, मतलब कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है ये। तो आप सबसे पहले ये लेंथ निकालो, ये 60 है, ये a है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, a sin 60 मतलब √3a/2। और इसका 2 पार्ट है, ये 2:1 होता है ना ये। मुझे ये लेंथ निकालनी तो मैं क्या करूंगा बताओ जरा, 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा बताओ, ये डिस्टेंस a/√3 मतलब ये डिस्टेंस जानते हो कितनी है, a/√3। अब तुम वेक्टर सम बड़ी आसानी से कर सकते हो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं बच्चों, जो उसने बोला ना मैं वही करवाना चाहता हूँ तुमसे। ऑल्दो इक्वेशन इजी है, तुम क्या करोगे 120 है, E और वेक्टर सम कर दोगे, सीधे फॉर्मूला लगा दो। बट मैं इसको ऐसे करवाना नहीं चाहता, मैं जो कहना चाहता हूँ सुनना जरा। आप बिल्कुल कर सकते हो, कई लोगों ने ऐसे बहुत सीधे निकाल दिया होगा, ये E ये डिस्टेंस हमारा a/√3, ये डिस्टेंस a/√3, तो वो GM/a/√3 का स्क्वायर, और फिर वेक्टर सम किया तुमने। बट आप इसको थोड़ा ऐसे समझो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन दिया था, आंसर क्या रहा था उसमें, हाँ इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, इससे जस्ट इससे पहले वाला 0 था। ये था। अब बताओ क्या हो रहा था, ये आया और ये आया, और रिजल्टेंट 0 हो गया, रिजल्टेंट 0 हो गया। अब मेरे को ये बताओ, ये किसको कैंसिल आउट कर रहा था, इन दोनों के वेक्टर सम को कैंसिल आउट कर रहा था, और इन दोनों का वेक्टर सम एग्जैक्टली यहां पर आना चाहिए, जितना मैग्नीट्यूड ये होगा उतना ही मैग्नीट्यूड ये होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? आप मेरे को बस ये बताओ, अगर मैंने इसको हटाया, तो बेसिकली ये जो वेक्टर जो इसके रिजल्टेंट को कैंसिल कर रहा था वो कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा और उतना ही आएगा जितना ये प्रोड्यूस कर रहा था। और ये कितना प्रोड्यूस कर रहा था, GM अपॉन, मेरी बात समझ आई बच्चों ये? अरे श्योर। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए इस मेथड की शायद इंपॉर्टेंस अभी समझना है, बट जैसे मैं थोड़ा सा मुश्किल करूंगा तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। और ये केवल ये ट्राइंगल तक नहीं रिस्ट्रिक्टेड है, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि कभी भी कोई रेगुलर ज्योमेट्री हो, रेगुलर ज्योमेट्री मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, समझ रहे हो ना? रेगुलर पेंटागन है, ये डिस्टेंस r दे रखी है, और तुमसे कहता है कि यहाँ पर नेट एक ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो तुम स्ट्रेट अवे कह दो 0 है। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसका, ज्योमेट्रिकल सेंटर समझते हो? जैसे ट्राइंगल के इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या होता है, सेंट्रॉइड। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पे अगर ये पांचों मास है ना, 5 मासेस हैं, और इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में तुम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालोगे, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। बिना कुछ सोचे तुम्हें आंसर करना, जैसा तुमने मुझे ट्राइंगल में दिया था अभी थोड़ी देर पहले, हमेशा ये रहेगा। तुम खुद सोच के देखो ना,
तुम्हें पता है कि रेगुलर है तो ये एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। रिजल्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, डायरेक्टली 0 लिख देना होता है। ओके, लेकिन क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तब होगा अब आपसे कह दे कि ये बताओ यहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। बेटा इसको तो तुम निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि जानते हो इनके बीच का एंगल क्या आएगा। जरा वो 360 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 72 डिग्री। कैसे वेक्टर से निकालोगे, निकल पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। अब तुम वो वाला जो मेथड मैंने यहाँ बताया ना वो यूज करो कि भाई यहाँ पे अगर होता तो रिजल्टेंट क्या होता, 0। वो रिजल्टेंट किसका, इन चारों के रिजल्टेंट को क्या करता, कैंसिल करता। भाई यहाँ जो मास होता वो इन चारों के रिजल्टेंट को कैंसिल आउट करता, पक्का। इसका मतलब इन चारों का रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, जो फोर्स ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब एक की वजह से निकालना आसान है, क्योंकि मैंने ये डिस्टेंस अगर r दी है तो ये फील्ड कितना आएगा बताओ जरा, gm/r²। मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो, ऐसा ना हो कि मैं खुद को ही समझा के निकल गया। और वो इम्पोर्टेंट नहीं है। द थिंग इज कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो रियलाइज करना बहुत जरूरी है बच्चों। आप शुरुआत उस वाले क्वेश्चंस करो जब मैंने यहाँ पे लिया था। आइडेंटिकली है, नेट 0, जैसे ही हटाया तो ये करके आ रहा था, इन दोनों के वेक्टर सम को कैंसिल कर रहा था, तो जो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा था वही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। मैंने बोला ये तो आसान था, तुम निकाल सकते थे, ये टेढ़ा है। इट्स अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज़ यू हैव टू डील विद द 72 डिग्री। भाई कौन करेगा ये? तो अपने को बोला कि भाई ये मान लो ये 5 की जगह 4 होते केवल, और आपसे क्या बोलता कि ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो, तो मैंने बोला कि अगर ये 5 होते तो रिजल्टेंट 0 आता। तो ये 5वां करके आ रहा था, इन चारों का रिजल्टेंट को कैंसिल कर रहा था। इसका मतलब जो इसका रिजल्टेंट आएगा वही इन चारों की वजह से आएगा, और एक की वजह से निकालना बहुत आसान है। What do you say? Are you realizing this point or not? तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम है। और ये आपको सही बताऊं, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ना तुम्हें, फिजिक्स से ज्यादा तो ये मैथमेटिकल है, बट आपको ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत रियलाइज होता है ये बात, थोड़ा बहुत रियलाइज होना चाहिए। इन क्लासेस का इंटेंशन भी यही है, कम से कम बेसिक आइडिया आपको जरूर हो जाए। अरे श्योर, इतना पढ़ के आना हम लोग नेक्स्ट टर्म। थोड़ा बहुत मैं कोई बहुत ज़्यादा होमवर्क ये सब नहीं देने वाला हूँ, ब्रिज कोर्सेज में तो नहीं, ब्रिज कोर्सेज में तो नहीं, बट हाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या क्या कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी ज़रूरत अपने को पढ़ने वाली है ना आगे के हिस्से में। और कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो बराबर आ रहा है। ठीक है, पढ़ा हुआ है तो भाई तुम्हारी चॉइस है, तुम आओ या ना हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि हाँ, जो अगर तुम यहाँ पे हो जोधपुर में तो ज़रूर आओ। इट विल क्रिएट द रेगुलरिटी। कहीं बाहर हो तो अलग बात थी, बट यहाँ पे हो तो आओ, तुम्हें सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में SHM में भी चला जाऊँगा। SHM में जाऊँगा तो कुछ लोग को कंफर्टेबल रहता है, कुछ लोग को इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन मेरे को देने हैं वो मैं वापस लेके आऊँगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करेंगे, जब ऑफिशियली जब ये अपना 12th शुरू हो जाएगा ब्रिज कोर्सेज के बाद, 12th का हिस्सा जब शुरू होता है तो बेटा यहाँ पे सब कुछ आने लगता है। जिन्होंने पाठशाला में 11th पढ़ा है और 12th पढ़ोगे ना, तो ये अंतर थोड़ा आएगा। 11th तक तुम्हें छोटा समझ के पढ़ाया जाता है, चीज़ें आसान करके रखी जाती हैं। अब 12th में थोड़ा सा ये होगा कि हम पूरा पढ़ाएंगे, फिजिक्स में भी और बहुत सारे ऑलमोस्ट सब में। फिजिक्स में तो इसलिए क्योंकि अब यहाँ से लेके एक तरीके से आप एक प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, बट धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स का चैप्टर बहुत बड़ा है, यू वोंट बिलीव, करीब करीब 1 महीने से ऊपर चलता है वो, क्योंकि चैप्टर ही बहुत बड़ा है। आपकी बुक में कम से कम इलेक्ट्रोस्टैट्स के NCERT में 2 चैप्टर जो मिला के होंगे ना, वो मैं अकेले पढ़ाऊँगा, मतलब एक साथ पढ़ाऊँगा मैं। और NCERT में बहुत कम दिया है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स करना शुरू करोगे तो एक रजिस्टर बन जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इतना बड़ा है और उसमें थ्योरी बहुत थ्योरी है। बट एक बार अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स अच्छे से किया तो ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है पूरा। जैसे मैकेनिक्स बोलते हैं ना हम लोग, NLL से लेकर के टिल रोटेशन,
कितना बड़ा हिस्सा है, अगर तुम अपनी कॉपी देखो कितना बड़ा है, बट अगर तुम सोचो एनएलएम अगर तुम्हारा वीक हो जाए तो तुम्हारा बहुत मुश्किल काम है कि वर्क एनर्जी समझ जाओ, सेंटर ऑफ मास समझ जाओ। यही चीज इलेक्ट्रोडायनामिक्स तुम्हारी फर्स्ट बुक पूरी है, जो 12th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी के 2 पार्ट्स होते हैं, पूरी फर्स्ट बुक है, पूरी फर्स्ट बुक है। और पूरी फर्स्ट बुक में ना वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। और जेई में मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स दोनों का वेटेज बहुत है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का बहुत वेटेज है। और सही ऑनेस्टली मैं बोलूँ कि जैसे मैं बताऊँ आपको, अगर आप उन सारी चीज़ों को सही से पढ़ोगे और ऑनेस्टली करोगे तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, आप बहुत इजीली करोगे, क्योंकि इसमें वेरिएशंस हम लोग बहुत प्लेस करेंगे, थ्योरी का लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अब कोई चीज़ छोड़नी नहीं मुझे, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। तो वो होगा कि बस आप रेगुलरिटी से आओ। 12th में एक बात का ध्यान रखना, ये बात मैं आगे भी बोलूँगा, बार बार बोलूँगा कि रेगुलर बहुत रहना। 11th में रेगुलरिटी का प्रॉब्लम रहे था कई लोग के साथ, वो मत करना, क्योंकि एक क्लास मिस होगी तो आपको कई सारे क्लासेस का नुकसान होगा। और फिजिक्स में तो कम से कम ये रियलाइज होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि पहला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टार्ट से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है मैग्नेटिज्म और कैपेसिटर, और मैग्नेटिज्म से कनेक्टेड है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब सब चैप्टर ऑर्डर वाइज ही है, और फिजिक्स में हम ज़्यादा जंप भी नहीं कर सकते, हम ऑर्डर में ही चल रहे होंगे। जो एनसीईआरटी के चैप्टर होंगे ना ऑलमोस्ट सिमिलर ऑर्डर में चलते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ऑर्डर में, क्योंकि ऑर्डर बहुत अरेंज्ड है, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी रेगुलर, ओके। चलो, तो आज की क्लास इतने रखते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के आना, मैं क्वेश्चंस करने के लिए कुछ अभी नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैंने बताया वो थोड़ा बहुत पढ़ के आना, ठीक है बच्चों। चलो, आज की क्लास इतने रखते हैं। सर आपका नाम क्या है? तो पहली बार आया हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कितने लोग नहीं जानते, ऑनेस्टली बताओ। वैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग पढ़ते तो सब नाम जानते थे मेरा। मेरा नाम चंद्रशेखर है, CSS से ही काम चल जाएगा तुम्हारा। वो मिलता है ना तुम लोग को टाइम टेबल, उसमें CSS ही आइडेंटिटी हो जाती है हमारी।